शाम का समय था जब राधिका अपने ऑफिस से वापस घर जा रही थी। ऑफिस से घर तक का सफर लगभग 1 घंटे का था और रोज की तरह उसने अपनी कार में बैठकर फोन पर अपने पति अमित को कॉल किया। हमेशा की तरह बातचीत हल्की फुल्की थी, घर की बातें, ऑफिस की बातें। लेकिन इस बार कॉल के बीच में कुछ अजीब हुआ। कॉल के दौरान एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। राधिका ने सोचा शायद नेटवर्क का मसला होगा, लेकिन फिर फोन से एक अनजान आवाज आई। वो आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। राधिका ने एक पल के लिए सोचकर कहा, अमित, क्या तुमने कुछ कहा? लेकिन अमित ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। राधिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से बात करना शुरू किया। लेकिन हर बार जब वो बोलने लगती, वही अजीब आवाज फिर सुनाई देती, राधिका, मुझसे मिलो। इस बार उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा सा एहसास हुआ। उसने फोन काट दिया और सोचा कि शायद ये कोई टेक्निकल इश्यू है। लेकिन उसके कॉल लॉग में वो नंबर नहीं दिख रहा था जिससे वो आवाज आ रही थी। उसे हल्की बेचैनी होने लगी थी। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर उसे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, तुमसे फिर मिलेंगे। राधिका ने तुरंत अमित को दिखाया और अमित ने इसे किसी शरारत का हिस्सा समझा। दोनों ने इसे नजरअंदाज किया और सो गए। लेकिन आधी रात को राधिका का फोन फिर से बजा। इस बार भी वही अनजान नंबर था। कांपते हुए उसने फोन उठाया और इस बार आवाज साफ सुनाई दी, मैं तुम्हारे करीब हूं। वो बिस्तर से उठी और देखा कि घर की लाइट्स बंद हो गई हैं। बाहर तेज हवाएं चलने लगी थी और अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राधिका की सांसें थम गईं। अमित अभी सो रहा था, लेकिन राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला और सामने कुछ नहीं था सिवाय एक और चिट्ठी के। उसमें लिखा था, तुमसे मिलने का समय आ गया है। अचानक घर के अंदर से खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। जब राधिका ने पलटकर देखा तो वो स्तब्ध रह गई। अमित बिस्तर पर नहीं था और बिस्तर के पास खून के निशान थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और तभी फोन की घंटी फिर से बजी। फोन उठाते ही आवाज आई, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। राधिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी और तभी एक भयानक चीख उसके कानों में गूंजने लगी। राधिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो स्तब्ध थी, हाथ पैर कांप रहे थे और सामने खड़ी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस परछाई का आकार इंसानी था, लेकिन उसकी चाल अजीबोगरीब थी, मानो हवा में तैर रही हो। घबराहट में राधिका ने अपना फोन गिरा दिया और तेजी से बेडरूम की तरफ भागी जहां अमित सो रहा था। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, वहां कोई नहीं था। अमित गायब हो चुका था और बिस्तर पर खून के छींटे थे। राधिका ने बुरी तरह घबराकर अमित का नाम पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद अमित बाथरूम में होगा, लेकिन बाथरूम भी खाली था। उसकी घबराहट अब और बढ़ गई थी। उसे लगा कि उसे तुरंत घर से बाहर निकलना चाहिए। वह दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक फोन की घंटी फिर से बजी। कांपते हाथों से राधिका ने फोन उठाया और इस बार आवाज और भी भयानक थी, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। राधिका ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम खुद ही हो। मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था और अब मैं तुम्हारे करीब हूं। अमित अब तुम्हारे पास नहीं है, अब मैं हूं। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वो पीछे हटने लगी, पर तभी खिड़की के शीशे पर भी किसी के पंजों के निशान उभरने लगे। पूरी खिड़की पर किसी का चेहरा झलकने लगा, वही अजनबी और भयानक चेहरा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। राधिका की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा कि घर की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं। एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई थी और उसके चारों ओर हर चीज धुंधली होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वो जैसे ही बेहोश होने लगी,
उसे अमित की हल्की आवाज सुनाई दी। राधिका, मत डरो, मैं यही हूं। राधिका ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अमित कहीं नहीं था। फिर एक बार आवाज आई, तुम मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। इस घर में कुछ ऐसा है जिसे मैंने अनजाने में छेड़ दिया था। अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। राधिका पूरी तरह से डरी हुई थी। क्या छेड़ा? ये सब क्या हो रहा है? उसने चीखते हुए पूछा। अमित की आवाज अब और भी कमजोर हो गई थी। उस पुराने कमरे में मत जाओ, वहां कुछ बुरा है, कुछ ऐसा जो। अमित की आवाज अचानक बंद हो गई। राधिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आया कि घर में एक पुराना कमरा था जिसे कभी खोला नहीं गया था। उसे हमेशा कहा गया था कि उस कमरे को बंद ही रखा जाए। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने फैसला किया कि अगर उसे इस डरावनी स्थिति से बाहर निकलना है तो उसे उस कमरे की सच्चाई जाननी होगी। राधिका ने साहस बटोरा और उस बंद कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर धूल की परत जमी हुई थी, मानो उसे सदियों से खोला न गया हो। उसने हिचकते हुए दरवाजा खोला। कमरे के अंदर गुप अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लाइट नहीं जली। उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर कमरे में कदम रखा। कमरा खाली था, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें कुछ भयानक चेहरे और आकृतियां थीं जो राधिका को घूर रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। जैसे ही उसने उस आईने को देखा, उसकी खुद की परछाई गायब हो गई। अचानक कमरे में एक और परछाई उभरने लगी। वह वही भयानक औरत थी जिसकी आवाज राधिका को फोन पर सुनाई देती थी। औरत ने राधिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, यह तुम्हारा अंत है। इस घर की सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी। राधिका पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब से कैसे निकले। तभी एक जोरदार आवाज के साथ कमरे की दीवारें हिलने लगीं और फर्श के नीचे से एक दरवाजा खुल गया। राधिका ने देखा कि नीचे एक गहरा तहखाना था जिसमें से ठंडी हवाएं आ रही थीं। राधिका के पास कोई और चारा नहीं था। उसे उस तहखाने में उतरना ही पड़ा। जैसे ही वह नीचे उतरी, उसे एहसास हुआ कि यह तहखाना घर का सबसे गहरा और खतरनाक हिस्सा था। वहां दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। तहखाने के अंत में उसे एक पुरानी ताबूत मिली। ताबूत के ऊपर अमित का नाम लिखा हुआ था। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर ताबूत का ढक्कन खोला और अंदर जो देखा उसने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। अंदर अमित का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर वही डरावनी परछाई झलक रही थी। राधिका के दिमाग में एक आखिरी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें भी इसी अंजाम तक पहुंचना है। और तभी अंधेरे ने राधिका को अपनी आगोश में ले लिया।